एक और ये सवाल है कि वो होता है ना कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। अमेरिका इस वक्त एविडेंटली सबसे बड़ी गलती कर रहा है ईरान जंग के थ्रू और इसको प्रोलॉन्ग करके, क्योंकि आपको लगता है कि चीन बराह रास्त यहाँ पर शामिल होगा उसको रुकवाने? देखिए होता क्या है, मैं खुश होता हूँ जब मेरा कोई दुश्मन जो है उसका नुकसान हो रहा था विदाउट रियलाइजिंग कि अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर भी आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जंग, और जंग का तो है ही है कि जंग फैलेगी तो आप उससे बच जाएंगे। ऑब्वियसली आप बच नहीं सकते किसी भी सूरत में। बेनजीर फ़खर भट्टी साहब चीन वाली सजेशन के ऊपर कोई बात करना चाहता है? सजेशन नहीं, ऑप्शन के ऊपर। बेनजीर माइक म्यूट है। देखिए चलिए बेनजीर की एक मैं सजेशन लेते हैं, फ़खर आपके पास फिर आती हूँ। जी बेनजीर। मुझे पहले भी इस पे बात हुई थी। मुझे नहीं लगता कि चीन इस मामले में गारंटी या गारंटर बनने के लिए तैयार होगा। आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं, मज़ा मेरा ख्याल गारंटर के तौर पे नहीं कह रहे मज़ा साहब, एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से। हाँ देखिए दो ममालिक जो हैं बायलैटरली तो उनको बैठना पड़ेगा, वो ईरान और अमेरिका है। उसके लिए जो मीडिएटर है उसका बार बार चीन का नाम आता है और कोई मुल्क नहीं है। लेकिन चीन इस मामले में ना माजी में कभी कोई गारंटर बना है, ना इस किस्म की मीडिएशन की है, और ना ही मुझे लगता है कि वो अब करेंगे। वो इन मामलात में इनकी डिप्लोमेसी, जैसे मदद साहब कह रहे थे राइटली सो, कि उनकी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं है। मेरे राय में तो अभी तक जो गल्फ ममालिक हैं सबसे ज्यादा अफेक्टेड इस पूरी चीज में वो हैं, और उनका एक यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड इस मामले में वो नहीं है। कतर और ओमान बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सऊदी अरेबिया का भी समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ उनका झुकाव है। बहरीन और यूएई जो है उनका एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब तक वो एक यूनाइटेड होके अमेरिका पे प्रेशर नहीं डालेंगे, क्या ये अमेरिका के अहदाफ में से एक हो सकता है कि एक डिवाइडेड मिडिल ईस्ट, क्या उसको यूनाइट करने में पाकिस्तान किस हद तक किरदार अदा कर सकता है या नहीं? क्विकली एज पॉसिबल बेनजीर। अलीना, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी उस किस्म की लेवरेज है कि हम यूनाइट कर सके गल्फ ममालिक को। लेकिन ये उनकी तरफ से, जैसे अभी बात हो रही थी कि जैसे जीसीसी है उनकी तरफ से ये पॉलिसी होनी चाहिए कि वो यूनाइटेड बैठ के एक पॉलिसी निकालें, एक बयान निकालें। हमने देखा है माजी में जो उनके बयान आए हैं उन पे ईरान पे ज़्यादा जोर से ज़्यादा उनका गुस्सा निकल रहा था, बजाय इसके कि वो इजराइल और अमेरिका की बात करें। तो जब तक एक यूनाइटेड प्रेशर नहीं पड़ेगा अमेरिका पे, यही एक ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमें पता है कि अमेरिका जो है वो सुनता नहीं है सिवाय इजराइल के। वैसे शुरू में तो हमने ये भी देखा, शुरू में तो हमने ये भी देखा कि जब करने शुरू किए थे ईरान ने हमले, तब ये कहा जा रहा था कि ईरान अमेरिका की वजह से हमले कर रहा है। वो कुछ ना कुछ सॉफ्ट टोन हमें दरमियान में नजर आ रही थी। नेशंस भी देख लेना अलीना, और क्या ऑप्शन है? यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस के इस वक्त ये हालात है कि उनके पीस कीपर्स को या लेबनान में मारा गया तो वो इजराइल का नाम भी नहीं लिख सके। उन्होंने मजम्मत की लेकिन उन्होंने ये तक नहीं बताया कि उनको मारा किसने। तो फिर क्या? फ़खर काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अलीना, दो तीन बातें हैं। पहली बात जो चीन के हवाले से कि चीन खुल के क्यों नहीं सामने आ रहा। देखें इस टाइम अगर ईरान के अंदर देखें, चीन की किसी भी मुल्क से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर चाइना की है। आप उसको सैकड़ों अरब डॉलर्स में वो कंसीडर कर सकते हैं। ऑयल के हवाले से हो, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वो, अगर ईरान का नुकसान हो रहा है तो जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर उसका भी नुकसान हो रहा है। उस सब के बावजूद भी चाइना जो है वो खुल के सामने नहीं आया। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शुरू से इसी तरह की है कि वो एक्टिव रोल कभी भी अदा नहीं करते, तो और ना ही अभी भी करते हुए नजर आएंगे। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कायल करे उनको, यही तो कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान गया था और जो पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना ने जो 5 नुकाती एजेंडा दिया, उसमें जो चाइना की तरफ से एक नुक्ता था वो ये था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें। ये नुक्ता आपको अंदाज़ा है कि ये दरअसल ईरान के ख़िलाफ़ ये पॉइंट जाता है जो चाइना की तरफ से ये मुतालबा किया गया था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना इस टाइम जो ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर चाइना उसको कह रहा है कि अपनी जो स्ट्रेंथ को लूज़ करने के, एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था वो है कि आप कह रहे हैं कि ट्रंप की गारंटी देने के हवाले से, देखें ट्रंप की गारंटी दुनिया का कोई भी शख्स नहीं दे सकता। वो इसलिए भी कि आप ये अंदाजा लगाएं कि इस टाइम अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, लेकिन उस पॉइंट नोटेड। फ़खर भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सब एक सेकंड फिर आप सबका जवाब दे दीजिए। एक अमेरिकी सिंगर का जो है वो बाइकॉट अमेरिका करे, मतलब आप उनकी प्रायोरिटीज जो है वो एक लम्हे में वो जंग की बात कर रहे होते हैं, दूसरे लम्हे में एक मकामी सिंगर के खिलाफ बाइकॉट की बात करें, तो ऐसे शख्स की गारंटी कोई दुनिया का मुल्क नहीं। ओके फ़खर भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
मैडम शेख, दो बातें सिर्फ मुख्तसर सी। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी मज़हर साहब का आइडिया तो बड़ा कमाल का है कि ऐसा आइडियलिज्म है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ये खलीजी मुल्क हैं बदकिस्मती से दो ब्लॉक्स में तब्दील हो गए हैं। ये हमारे जो पैसे वापस जा रहे हैं ये भी एक ब्लॉक की वही वजह है। ये जंग उस पर असर अंदाज हुई, मूड बदला। एक है जो जिन पे हम असर अंदाज हो सकते हैं या जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया। दूसरा जो है वो ज़्यादा प्रो इसराइल की तरफ है या दूसरे धड़े में है, उस पर नहीं कर सकते। और ट्रंप साहब की आपकी बात 100% ठीक है कि ट्रंप साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि एक तो ये डिवाइडेड हों, और जैसा ज़ेलेंस्की अपना सौदा बेच रहा है, ट्रंप साहब के दोनों बेटे अपने सौदे बेच रहे हैं, इंटरसेप्टर्स, और ट्रंप साहब की अपनी मौजें लगी हैं, जंग का खर्चा लेंगे। तो वो उनकी ख्वाहिश है कि ना सिर्फ डिवाइड हों बल्कि लड़ें। अभी तक अल्लाह का फजल है कि सऊदी अरब की अक्लमंदाना पॉलिसियों की वजह से लड़ाई में ये कूदे नहीं है, और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से। ठीक है। देखिए सूरत हाल ये है कि एक लड़ाई हुई थी 67 में, फिर हुई थी 73 की अरब इजराइल वॉर, और उस वक्त जाहिर है उस वक्त जो अरब लीडरशिप थी, मुस्लिम लीडरशिप थी, वो आज की लीडरशिप से बड़ी मुख्तलिफ थी। इसीलिए उन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया और अपनी बात को खासी हद तक उन्होंने ऑयल की पावर को मनवाया। वो हम लैक कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये बात सबकी, ये बात का ऑप्शन बड़ा आपने जबरदस्त एक उसमें किया, सब कह रहे काबिले अमल नहीं लग रहा। काबिले अमल हर चीज होती है। चीज ये कि दो चीजें हैं। अगर सब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, और इस पे किताब भी आई हुई है, अच्छा, तो दुनिया फिर उनके इस एक्शन को कलेक्टिवली कंडेम करे। देखिए ना, एक शख्स अगर दुनिया की बात मानने को तैयार नहीं है तो उसका क्या तरीका होता है कि दुनिया उसका बॉयकॉट करे। एब्सोल्युटली, लेकिन वो हम कहीं और किसी और बहस में चले जाएंगे। की बात नहीं कर रहा मैं, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि अदरवाइज आप इधर आपकी बात 100% सही है एंड मेक सेंस। वहाँ मसला ये है कि हर एक के अपने अपने मसले मसाइल और मफादात है ना, उन चीज़ों को भी देख रहे हैं। बट सर वो कहीं और डाइग्रेस हम कर जाएंगे। इस चीन वाले पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान चीन को कायल करे, आपने जो एक ऑप्शन दी ना, चीन इसके ऊपर कुछ जवाब अभी फखर कह रहे थे कि चीन का अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ईरान के साथ मिलता है, और जाहिर है चीन हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है और हमसे ज़्यादा हम तो किसी गिनती में नहीं है, तो हम, और यकीनी तौर पे बैकडोर डिप्लोमेसी में चीन अपना रोल प्ले कर रहा है। हम ऐसा क्या कह सकते हैं चीन को जो चीन कायल हो जाए इसके ऊपर? बुनियादी तौर पे चीन खुद भी, जाहिर है चीन खुद भी ये रियलाइज कर रहा है कि ये जंग फैल सकती है। इस जंग के फैलने के एक तो रूस का मसला है, रूस का मसला यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। रूस अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है, शायद कहीं ना कहीं चीन के पेश नज़र भी ये बात हो, मगर इस जंग का फैलना, हमें जो बात दुनिया को कन्विंस करनी है और चीन को वो बताने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं पता यकीनी तौर पे ये बात हुई भी होगी कि इस वक्त सूरत हाल अगर ये फैलती है और ये जंग में सऊदी अरब कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आए कि सऊदी अरब को कोई डिसाइसिव फैसला करना पड़ेगा, तो चीन हमारे साथ किस अंदाज में खड़ा होगा। क्योंकि याद रखें कि चीन ने ही सऊदी अरब और ईरान को बड़ी अहम आपने ऑप्शन दिया। आप कह रहे हैं कि अमेरिका रूस को या चीन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस वक्त तो जो सैंक्शंस में रूस के लिए रूस तेल से मुतल्लिक थोड़ी सी गुंजाइश निकाली है, या बाकी जो इकदाम अमेरिका ने किए हैं इस वॉर के सिलसिले में, वो तो इनडायरेक्टली रूस को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। बट कहना है, बिल्कुल आखिरी बात जी प्लीज, खत्म हो गया। हम सबका जो अलमिया है पूरी दुनिया का इस वक्त, कोई स्टेट्समैन नजर नहीं आता इस वक्त दुनिया में, कोई ऐसा मीडिएटर नजर नहीं आता दुनिया में। बट सर पाकिस्तान ने नहीं, वो तो एक देखिए ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं एक फर्क, एक जमाने में जब हेनरी किसिंजर के बारे में कहा जाता था, एक जमाने में इवन आपके भी बहुत से आउटस्टैंडिंग फॉरेन मिनिस्टर्स गुजरे हैं, उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा ना। चीज ये है कि चीज कहीं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक तरफ नेतन्याहू, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी, ये एक बदकिस्मती इस दुनिया की है कि ये लोग इस वक्त रूल कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई ऐसा स्टेट्समैन भी नजर नहीं आता जो तमाम इवन गल्फ स्टेट्स को एक जगह लेकर बैठ जाए, इकट्ठा कर सके।